अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सबको पता है सिक्स्थ सेमेस्टर में जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है रेनेसां। तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये कैसे इमर्ज हुआ रेनेसां पीरियड, काजेस क्या रहे फिर, और लास्ट में सिग्निफिकेंस रेनेसां पीरियड की बताऊंगा। तो जो भी ये पिक में है मतलब मैं यही डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। रेनेसां पीरियड का टाइम पीरियड क्या होता है? 13 टू 16th सेंचुरी, कहीं पे लिखा होता है 14 टू 17th सेंचुरी, दोनों ठीक है, लेकिन जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है वो 13 टू 16th सेंचुरी है, ज्यादा बुक्स में ये लिखा है। अब जो रेनेसां, ये एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिबर्थ, रिवाइवल या रीअवेकनिंग, तीनों सही है। अब आप बोलोगे कि रिवाइवल किसका होता है? रिवाइवल होता है बहुत सारी चीजों का, मतलब रिवाइवल ऑफ लर्निंग होता है, लिटरेचर का होता है, आर्ट का होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि रिवाइवल कैसे होता है। अब जो रेनेसां पीरियड ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इटली में स्टार्ट होता है। इटली में एक सिटी होती है फ्लोरेंस, जहां से रेनेसां पीरियड हमारा स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा पहले जाऊंगा रेनेसां पीरियड से पहले। रेनेसां पीरियड से पहले एक 100 ईयर्स वार चल रहा था। इन दैट वार 100 मिलियन पीपल वर किल्ड। उसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। 100 ईयर्स वार, जिसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। अब जब वार होता है तो जो डेवलपमेंट है वो अपने आप रुक जाती है। इट स्टॉप्स ऑटोमेटिकली, मतलब अब कोई भी तरह की कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती है फिर। तो अब फिर क्या होता है? फिर रिवाइवल इन चीजों का किया जाता है उसके बाद जब रेनेसां पीरियड आता है। अब जो मतलब जिन चीजों का रिवाइवल किया जाता है वो कहाँ से इंस्पायर हुए? रेनेसां मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। जो भी एंशिएंट ग्रीक का कल्चर था, ट्रेडिशन था, लिटरेचर था, पेंटिंग्स थी, आर्किटेक्चर था, उसी को रिवाइवल किया जाता है इटली में। इटली में क्यों रिवाइवल किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टाइम होता है 1453 का। इसमें क्या होता है कि तुर्क जो होते हैं, मतलब जो तुर्की, उस टाइम तुर्की को कहा जाता था ओटोमन एम्पायर। आज तो तुर्की है, ठीक है। तुर्की क्या करती है? तुर्की कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह होती है ग्रीक में, जिसको मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल को कहा जाता है सेंटर ऑफ लर्निंग, जहाँ से लोग पढ़ते हैं, लिटरेचर आइडियाज मतलब नए नए सीखते हैं। वहां पर तुर्कस अटैक करते हैं इन 1453 एडी में। तो फिर वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ है? मतलब ग्रीक में। अब जब भी मतलब दूसरी कंट्री किसी भी कंट्री पर वार करता है तो वहां से लोग भाग जाते हैं। तो वैसा ही ग्रीक भी करते हैं जब तुर्कस वहां अटैक करते हैं। अब जो ग्रीक में जो आर्टिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, स्कॉलर्स थे, पोएट्स थे, वो वहां से भाग जाते हैं और इटली में पहुंच जाते हैं फॉर शेल्टर टू फाइंड हिमसेल्फ। वो अपने अपने लिए शेल्टर ढूंढ रहे हैं कि हम अब कहाँ जाए, तो जाए कहाँ। तो फिर वो इटली में जाते हैं लास्ट में। लेकिन जब वो इटली में जाते हैं, दे कैरिड विद देम देयर ओन बुक्स एंड अदर थिंग्स। जब वो मतलब इटली में जाते हैं वो अपने साथ मतलब वो ग्रीक का लिटरेचर जो बुक्स होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। अब जब वो ग्रीक स्कॉलर्स, फिलोसफर्स कहाँ आते हैं? इटली में। तो इटली में इनको ऐसा लगता है कि इटली का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत फेवरेबल है। यहाँ की कंडीशन बहुत पीसफुल है। हम यहाँ आराम से मतलब जो हमारा ग्रीक का कल्चर है, लिटरेचर है, आर्ट है, उसको हम यहाँ से भी रिवाइवल कर सकते हैं। तो इसीलिए इटली में ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर का रिवाइवल होता है। तो अब आपको समझ आएगा कि रेनेसां पीरियड रिवाइवल होता है, किस चीज का रिवाइवल होता है? ग्रीक आर्ट लिटरेचर का रिवाइवल होता है। और कहाँ पर होता है? इटली फ्लोरेंस में जो जगह होती थी वहां इसका रिवाइवल किया जाता है, ठीक है। अब जो कुछ काजेस है, काजेस ऑफ रेनेसां, आप पिक पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो पहला काज है वो है मतलब डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या फॉल डाउन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तुर्कस कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह होती है ग्रीक में जिसको सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, तो तुर्की वहां अटैक करती है। और अगर मतलब तुर्की वहां अटैक नहीं करती तो हमारे यूनिट में आज रेनेसां पीरियड भी नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है, ये रेनेसां टॉपिक ही नहीं होता है, ठीक है। जब तुर्कस वहां अटैक करते हैं तो फिर वहां से वो ग्रीक जो है वो भाग जाते हैं और कहाँ जाते हैं फिर? अपने लिए जो शेल्टर ढूंढते हैं इटली में ढूंढते हैं। तो जो सेकंड कारण रहता है वो है इन्वेंशन ऑफ, या जो सेकंड कारण है सॉरी, वो है कांटेक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। मतलब जो ट्रेड है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रहा था, मतलब तजारती जो ट्रेड है वो बढ़ रहा था, ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्री से करते थे। इससे क्या होता है कि
जब भी मतलब ट्रेड फॉरेन मतलब दूसरे कंट्री से किया जाता है, हमें उनका कल्चर पता चलता है, लिटरेचर पता चलता है, उनको हमारा पता चलता है। तो रेनेसां पीरियड में बहुत सारे फायदे हुए इसके साथ। अब जो थर्ड रीजन है वो है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, जो कि अराउंड 1450 होता है इसका इन्वेंशन। वो कौन करता है? गुटेनबर्ग। इससे क्या हुआ कि लोग दूसरे कंट्रीज का लिटरेचर, रिलीजियस बुक्स पढ़ सकते हैं। जब हम मतलब दूसरे कंट्रीज के बुक्स, लिटरेचर पढ़ सकते हैं तो हमें उनके आइडियाज पता चलते हैं। तो रेनेसां में बहुत फायदा हुआ इस इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन से। तो जो फोर्थ है वो है डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आप ऐसे समझ सकते हो कि जो धर्म या मतलब जो रिलीजियस धर्म के ऊपर टैक्स लगाता था, वो कौन लगाता था? वो पोप था, जिसका नाम पोप था। पोप कौन था? एक्चुअली ही वाज द हेड ऑफ द चर्च। जो हेड ऑफ द चर्च उस टाइम रेनेसां पीरियड में होता था, उसको क्या कहते थे? पोप। जो लास्ट रीजन है वो है क्रिस्टियंस। क्रिस्टियंस एक्चुअली दे वर मुस्लिम्स। दे क्या करते हैं? इस्लामिक कंट्रीज जो तुर्की होती है वो तो इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक कंट्रीज kept many classical Greek and Roman texts that had been lost in Europe and they were introduced through returning crusaders। जब तुर्की वहाँ अटैक करते हैं तो फिर वो वहाँ का मतलब जो ग्रीक का आर्ट लिटरेचर वो अपने साथ ले जाते हैं और अपने कंट्री में उसको रिवाइवल करते हैं। ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंस है रेनेसां पीरियड की, लिटरेचर में सिग्निफिकेंस होता है। बाइबल की ट्रांसलेशन होती है। बाइबल वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। इसको कौन करता है ट्रांसलेट? जॉन विक्लिफ उस मतलब पर्सन का नाम होता है जो बाइबल को ट्रांसलेट करता है लैटिन टू इंग्लिश। अब इससे क्या हो जाएगा ट्रांसलेट करने से? देखो, पहले जो मतलब रेनेसां पीरियड में जिस लैंग्वेज का प्रमोशन हुआ वो होती है लैटिन। अब इसको पहले तो बाइबल खाली वो लोग पढ़ सकते थे जिनको मतलब लैटिन आती थी, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते। लेकिन अब इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में किया गया। अब इसको आराम से हर कोई पढ़ सकते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, हमें क्या करना है, जो भी मतलब बाइबल में लिखा है अब वो बाकी कंट्रीज के भी पढ़ सकते हैं। आर्ट में जो मतलब आर्ट में भी सिग्निफिकेंस होती है। मतलब जो लियोनार्डो विंसी एक पर्सन का नाम होता है, लियोनार्डो विंसी। उसकी जो पेंटिंग है द लास्ट सपर एंड द मोनालिसा, ये एक फेमस पेंटिंग है। उसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आने के बहुत सारे चांसेस है। उसकी पेंटिंग को कहा जाता है मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग। और एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मिची लेंगो, जिसकी पेंटिंग का नाम है 16 चैपल सीलिंग। आर्किटेक्चर में होता है सिग्निफिकेंस, मनी चर्च वेर कंस्ट्रक्टेड, जिनका मतलब उनकी स्टाइल किसकी स्टाइल पे बनाए गए थे? एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। अब साइंस में भी कुछ इन्वेंशन होते हैं, साइंस में भी कुछ नए आइडियाज होते हैं। डेवलपमेंट इन साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी हो जाता है। सपोज कि फॉर एग्जांपल कॉपरनिकस जो क्या कहते हैं कि सन इज स्टैटिक, ये मतलब अपनी जगह स्टैंड है, एंड द अर्थ एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और जो बाकी प्लैनेट्स जो हमारे है अर्थ है वो रिवॉल्व करते हैं सन को। ये कौन बोलते हैं? कॉपरनिकस रेनेसां पीरियड में। द फर्स्ट गन वाज मेड इन रेनेसां पीरियड। गैलीलियो जो मतलब टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं। जॉन केपलर एक और होता है जो बोलते हैं मतलब जो प्लैनेट्स है ये रिवॉल्व सर्कुलर शेप नहीं करते बल्कि इलिप्टिकल पाथ में करते हैं। और जो लास्ट में विलियम हार्वे होते हैं, ये किसके बारे में बताते हैं? ब्लड सर्कुलेशन के मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब इंसान में कैसी ब्लड सर्कुलेशन होती है ये मतलब उस टाइम बताते हैं कि हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनेसां पीरियड में वो है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म आप ऐसे समझ सकते हो कि उस टाइम मतलब लोग कहते थे कि इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इस मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है। लेकिन इस टाइम पे मतलब ये कहा जाता है कि इंसान में बहुत कुछ है, कैपेबिलिटी है। अगर ये मतलब अपना आइडियाज मतलब अपनी नॉलेज यूज करेगा ये बहुत कुछ कर सकता है। और जिसको आप समझ सकते हो कि ह्यूमनिज्म अप्रोच, ह्यूमनिज्म मतलब इस पीरियड में एस्टेब्लिश हो जाता है। अब जो कुछ राइटर्स है एंड देयर लिटरेचर, इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये आपको समझना नहीं है लेकिन बल्कि आपको याद रखना है। ठीक है। सपोज जो पेट्रारिच है इसको कहा जाता है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। जो मैंने आपको अभी बताया ह्यूमनिज्म क्या है कि मैन इज डिजायर वाज इंक्रीज्ड इन रेनेसां पीरियड। दूसरे का नाम होता है बोकाकियो, जिसका लिटरेचर होता है द डाकिमेरॉन। आपको ये नहीं पढ़ना, आपको बस ये याद रखना है। और एक बंदा होता है दंती, जिसका लिटरेचर है द डिवाइन कॉमेडी। और एक होता है विंसी जिसकी फेमस पेंटिंग होती है द लास्ट सपर एंड मोनालिसा, जिसको कहा जाता है मास्टरपीस ऑफ पेंटिंग इंपॉर्टेंट है। और एक होता है मछाविली जो मतलब लिटरेचर उसका होता है, उस लिटरेचर का नाम होता है द प्रिंस। और जो शेक्सपियर होता है ये ब्रिटिश होता है, इंग्लिश होता है शेक्सपियर। ये मतलब 2 पोएम्स लिखते हैं रेनेसां पीरियड के बारे में और 2 पोएम्स का नाम होता है द चौचर एंड स्पेंसर।
तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज।